हेलो एवरीवन। तो इकोनॉमिक्स का जो अगला टॉपिक है पार्ट 2 अपलोड करते हैं आज, और इसमें हम पढ़ेंगे 6 5 ईयर प्लान। और 6 5 ईयर प्लान जो था वो 1980 से 1985 चला था, और इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि। और इसका जो लक्ष्य रखा गया था तो इसका लक्ष्य 5.2 था, 5.2% था, और इसमें प्राप्ति जो हुई थी 5.7 हुई थी। तो ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर प्लान था ये सक्सेस हुआ था। और अगला है 15 अप्रैल 1980, 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसमें 200 करोड़ पूंजी की लागत लगी थी। अब मुझे आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि जो अगला बैंकों का पिछला भी पढ़ाया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो वो कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था और कौन से प्लान में हुआ था, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगला है नाबार्ड। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। और 1982 में ही एक्सिम बैंक की भी स्थापना हुई थी। और 1984 जो है अमृतसर में आतंकवादियों ने और सिख जो बॉडीगार्ड था उसने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। इसके बाद IRDP जो है इसकी स्थापना भी 1980 में हुई थी। ट्राइसेम जो स्वरोजगार है इसकी स्थापना भी हुई थी 15 अगस्त 1979, 15 अगस्त 1979 को ट्राइसेम स्वरोजगार इसकी स्थापना हुई। और राजीव गांधी जो PM रहे थे वो काल था 1984 टू 1989। अब अगला फाइनेंशियल ईयर प्लान है 7th, और 7th फाइनेंशियल ईयर प्लान जो चला था वो 1985 से 1990, 85 से 90 चला था। जिसका उद्देश्य रखा गया था सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को कम करना और आधुनिक व आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। जिसकी विकास दर जो थी वो 5% थी, और इसमें जो प्राप्ति हुई थी वो 6.1% हुई थी। ये भी सक्सेस रहा। अब अगला है, इसमें जो नारा दिया गया था रोजी रोटी और उत्पादकता। तो अगर पूछा जाए कि रोजी रोटी और उत्पादकता का जो नारा है वो कौन से फाइनेंशियल ईयर में दिया गया, तो 7th फाइनेंशियल ईयर में दिया गया। इसके बाद है 1987 जो है वो क्या था, ट्राइपिट की स्थापना हुई थी 1987 में। ये क्या था, जनजाति उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए ट्राइफेड की स्थापना हुई थी 1987 में। और 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। और जो सेबी का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1992 में हुआ था। ये एक पूंजी बाजार है। और अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण क्षेत्र में जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी अप्रैल 1989 में। ये पूछा जा सकता है। अब अगला आते हैं अक्टूबर 1989 में क्या था, नेहरू रोजगार योजना जो शहरी क्षेत्रों में चलाई गई। तो शहरी क्षेत्रों में चलाई गई थी 1989 अक्टूबर में। और 1985 जो था, 1985 से 1986 ये इंदिरा आवास योजना किससे संबंधित है, 1985 से 86 जो थी ग्रामीण क्षेत्र में आवास उपलब्ध कराना। अब अगला है वार्षिक योजना 1990 से 1992, 1990 से 1992। ये क्या था, आर्थिक संकट का समय था, जिसमें क्या था LPG सुधार हुआ। LPG का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये क्या था कि ये मनमोहन राव सुधार इसको बोला गया, मनमोहन राव सुधार हुआ। उस समय मनमोहन सिंह जो थे वो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे। और इसमें क्या था कि 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1931 तक ये चला था। और इसके बाद आते हैं 8 जो फाइनेंशियल ईयर प्लान था वो 1990 से 92 से 92 से 97 चला, जिसका मॉडल था जॉन डब्ल्यू व्हीलर मॉडल था। ये 8वां फाइनेंशियल ईयर प्लान था, जिसका उद्देश्य था मानव संसाधन विकास। तो मानव संसाधन विकास का जो उद्देश्य रखा गया था वो 8वें फाइनेंशियल ईयर प्लान में रखा गया था, जिसका लक्ष्य 5.6% था और प्राप्ति 6.8% हुई थी। इसके बाद है 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील स्कीम आई। और 1 जनवरी 1995 को WTO, भारत इसका सह संस्थापक सदस्य बना था।
WTO का जो भारत सह संस्थापक सदस्य बना वो बना था 1 जनवरी 1995 को। और इसके बाद 20 मार्च 1993 को राष्ट्रीय महिला कोष भी बना। 1993 में PM रोजगार योजना 10 लाख शिक्षित रोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना। इसके बाद आता है नवा फाइनेंशियल ईयर प्लान 1997 से 2002, जिसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, जिसका लक्ष्य था 6.5% और इसकी प्राप्ति हुई थी 5.4%। और इसके बाद इसी फाइनेंशियल ईयर प्लान में 2 मई 1998 को पोखरण 2 हुआ था। और इसके बाद जो KCC आई थी वो 1988 में आई थी। और अब अगला पढ़ते हैं 1999 से 2004, 1998 से 2004। इस समय जो PM थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और कारगिल युद्ध जो हुआ था वो मई जून जुलाई 1999, 3 महीने ऑपरेशन विजय चला था इसी बीच। और 1 नवंबर 2000 को सर्व शिक्षा अभियान आया था। और 1 अप्रैल 1999 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आई। और इसके बाद आते हैं 10वें फाइनेंशियल ईयर प्लान, जो कि 2002 से 2007 में चला था, जिसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय व समानता के साथ आर्थिक विकास, और जिसका लक्ष्य था 8%, प्राप्ति हुई थी 7.6%, थोड़ा सा कम हुआ। और GDP में 8% की वृद्धि हुई। और निर्धनता अनुपात में 2007 तक 5% कम करना था। और 2007 तक वनों का जो क्षेत्रफल था वो 25% तक करना था। ये सब इसके लक्ष्य रखे गए। और 2007 में ही साक्षरता दर को 75% करना, ये सभी इसके लक्ष्य थे 10वें फाइनेंशियल ईयर प्लान में। अब फरवरी 2006 में नरेगा नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट आया। और 2004 से 2014 के बीच में जो PM रहे थे वो मनमोहन सिंह रहे। और 2008 में पूरे देश में ये नरेगा लागू हुआ। और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी नरेगा की। और 2009 में इसका नाम परिवर्तित हो गया, नरेगा से मनरेगा हो गया और MG महात्मा गांधी जुड़ गया। अब आते हैं 11वें फाइनेंशियल ईयर प्लान। 11वें फाइनेंशियल ईयर प्लान जो था वो 2007 से 2012 के बीच में चला, और जिसका उद्देश्य था तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास, जिसका लक्ष्य 8.1% रखा गया और प्राप्ति हुई 8%, 0.1% से पीछे रह गए। अब अगला है 2012 तक 7 करोड़ नए रोजगार उपलब्ध कराना, ये इसका लक्ष्य था। और निर्धनता को 2012 तक 15% तक लाना, ये भी इसका उद्देश्य था। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर को कम करके 16.2% के स्तर पर लाना था। ये सभी 11वें फाइनेंशियल ईयर प्लान की ये सारे उद्देश्य थे। अब अगला फाइनेंशियल ईयर प्लान है 12, और 12वां शुरू हुआ था 2012 से 2017 फाइनेंशियल ईयर प्लान, और जिसका उद्देश्य था तीव्र समावेशी एवं सतत विकास करना। लक्ष्य 8.8% रखा गया था, प्राप्ति हुई थी 7.8%। और GDP वृद्धि दर 8% करना था। 90% परिवारों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना, और सभी गांवों तक बिजली उपलब्ध कराना, ये 12वें फाइनेंशियल ईयर प्लान के उद्देश्य थे। अब हुआ क्या, इसके बीच बाद आ गया 2014, वहाँ से ये चेंज होकर के नीति आयोग आ गया। अब है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों। और ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास है इसको 3 भागों में बांटा गया है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। और ये भी बताया था। और होता क्या है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, ये जो शब्द दिया है एडम स्मिथ ने दिया है, इसमें बाजार व्यवस्था होती है, उत्पादन के साधन पर नियंत्रण और उद्योगपतियों का इस पे नियंत्रण होता है, उत्पादन लाभ के आधार पर होता है। और जो समाजवादी होती है वो उत्पत्ति के आधार पर, और ये दिया था कार्ल मार्क्स द्वारा उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक क्षेत्र की
मर्जी से उत्पादन जनता के कल्याण के लिए करना, ये रूस में चलता है। मिश्रित चलता है भारत में, दोनों ही तरह का, जो निजी और सरकार दोनों तरह का चलता है अर्थव्यवस्था। अब आगे आते हैं, हरित क्रांति पढ़ते हैं। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, और विश्व हरित क्रांति का जनक जो है वो कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। और इनकी जो कर्म भूमि रही वो मैक्सिको रही, नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्रयोग कर रहे थे। और इनकी जन्म भूमि जो रही है वो अमेरिका के वैज्ञानिक। और गेहूं के एवं बौने किस्म के पौधों को विकसित किया था। और 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल का शांति पुरस्कार कब मिला था? 1970 में मिला था। विश्व में हरित क्रांति मैक्सिको से प्रारंभ हुई थी। विश्व में हरित क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मैक्सिको से प्रारंभ हुई थी। अब है यूएसए के कृषि वैज्ञानिक। यूएसए के कृषि वैज्ञानिक कौन थे? विलियम गॉड। अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने। विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द का उपयोग किसने किया था? विलियम गॉड ने किया था। अब जो तीसरा फाइनेंशियल ईयर प्लान था 1961 से 66, जिसमें था भारत में आर्थिक संकट था खाद्यान्न का। और 1966 से 67 भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे वो बने कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन। यहाँ पे भारत में प्रारंभ हुआ हरित क्रांति। उस समय एमएस स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक थे। और पहली बार जो था 1960 में शुरू हुआ पंजाब में। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं का विकास, ये सब काम हुए। और हरित क्रांति प्रारंभ हुई, उत्पादन अधिक हुआ पंजाब से हरियाणा और यूपी। सर्वाधिक जो लाभ था वो गेहूं एवं धान की फसल के उत्पादन में हुआ। इसके बाद आते हैं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है श्वेत क्रांति थे। श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति जिसको बोलते हैं, इसके संस्थापक जनक थे वर्गीस कुरियन। और ये प्रारंभ हुई थी 15 जनवरी 1970। इसकी जो शुरुआत हुई वो एनडीबी के द्वारा की गई। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी, इसकी शुरुआत की गई 15 जनवरी 1970 को। और वर्गीस कुरियन 1946 में इन्होंने क्या किया था? अमूल की स्थापना की थी। तो अमूल की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। अब आते हैं अगला, और अमूल का मतलब हो गया आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में 16 जुलाई 1965 को एनडीडीबी की स्थापना की गई थी। तो एनडीडीबी की स्थापना कब हुई थी? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की जो स्थापना की थी तो 16 जुलाई 1965 में हुई थी, जिसमें चेयरमैन जो थे वर्गीस कुरियन थे। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी। और इनका वर्गीस कुरियन का जो जन्म हुआ था वो 26 नवंबर 1921 को हुआ था। और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है, 26 नवंबर को। अब अगला है बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार। बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ और उसमें सुधार हुआ, उसको पढ़ते हैं। विश्व में खुलने वाला जो पहला बैंक था, बैंक ऑफ वेनिस था, 1157 में खुला। और इटली में ये विश्व का पहला था बैंक ऑफ वेनिस, 1157 में। आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत हुई थी। और भारत में जो फर्स्ट बैंक था वो 1970 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना। बैंक ऑफ हिंदुस्तान अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा। और बंद हुआ तब भारत में 3 प्रेसिडेंसी बनी, बंगाल और मुंबई, बम्बई और मद्रास। और बैंक ऑफ बंगाल बनी 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843। तो 1806 में बंगाल, 1840 में बॉम्बे, 1843 में मद्रास। और ये धीरे धीरे डूबने लगी और 1921 में तीनों को मिला दिया गया। और तीनों को मिला करके 1921 में ये बंगाल, बॉम्बे
और मद्रास, तीनों को मिला करके क्या बना, 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो अगर पूछा जाए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 1921 में हुई। और ये कब तक चली, 1 जुलाई 1955 तक चली। और 1 जुलाई 1955 का इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। और जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तो इंपीरियल बैंक का नाम हो गया SBI। और वर्तमान में ये सबसे पुराना बैंक है। 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई। अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में हुई। और भारतीयों के प्रबंधन में संचालित ये पहला बैंक था। मतलब अगर इसमें भारतीय देखा जाए कि भारतीय के प्रबंधन में जो मैनेजर थे भारतीय थे, तो वो कौन सी पहली बैंक थी, अवध कॉमर्शियल बैंक थी, 1881 में हुई थी। और जो PNB थी, पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1894, लाहौर में इसका हेडक्वार्टर था। और अब इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये फर्स्ट बैंक थी जो भारतीयों के द्वारा स्थापित की गई थी, PNB। अब इसके बाद आते हैं अगला 1911, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1911 में, CBI। और पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक था जिसमें सब कुछ अपने ही देश का था, तो ये स्वदेशी बैंक हो जाएगी 1911 में, CBI, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी। इसके बाद आते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या था, इसमें कौन सा कमीशन था, हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन। तो RBI की जो स्थापना हुई उसमें कौन सा कमीशन था, हिल्टन यंग कमीशन और रॉयल कमीशन। और जो एक्ट था वो RBI एक्ट 1934 था। और इस RBI की स्थापना जो हुई वो 1 अप्रैल 1935 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। और इसमें क्या होता है, एक होते हैं गवर्नर और बाकी 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। अब आते हैं 1 जनवरी 1949 में सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का। बैंक का, RBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो 1 जनवरी 1949 को हुआ। केंद्रीय बैंक बना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बना। और बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट आया 1949 में, बैंक्स पर कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। और इसका जो पहला स्टेप है वो 19 जुलाई 1969 में हुआ। और इंदिरा गांधी इस समय PM थी। और इसके बाद इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो LK झा थे। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जिनकी पूंजी 50 करोड़ से ज़्यादा लगी थी। सेकेंड स्टेप में किया गया था दूसरा 15 अप्रैल 1980। पहला राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को। दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ 15 अप्रैल 1980 को, जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 200 करोड़ से अधिक की पूंजी लगी थी। और पहले हुआ था 14 बैंकों का 19 जुलाई 1969 को और 15 अप्रैल 1980 को 6, तो टोटल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। अब आते हैं 1985 1985 को क्या हुआ, चक्रवर्ती समिति आई जो बैंकिंग की सुधार के लिए था। और 1991 में नरसिंघम समिति आई, 1991 में रिपोर्ट दी। बैंकिंग की लाइसेंस प्रणाली को इन्होंने रद्द किया और वाणिज्यिक बैंक को खुद ब्याज की दर तय करना होगा। और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। और 22 सितंबर 2013 को नचिकेत मोड़ समिति बनी। 7 जनवरी 2014 रिपोर्ट RBI को सौंपी गई, जिसका सुझाव था सभी नागरिकों का बैंक खाता हो और 15 मिनट की पैदल दूरी तक बैंक ब्रांच हो। और कृषि जो प्राथमिक क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण को 40 से 50% कर दिया। और पहले 27 सरकारी बैंक थी, बाद में इनका विलय हुआ और 19 राष्ट्रीयकृत बैंक थे। 1 अप्रैल 2017 तक बहुत बदलाव हो गए, जिसमें देना बैंक और विजया बैंक को मिला करके बैंक ऑफ बड़ौदा बनी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो बनी है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ है देना और विजया का 1 अप्रैल 2017 को।
अब आगे हैं भारतीय महिला बैंक BMB, भारतीय महिला बैंक, और 5 SBI के सहायक जो बनी वो SBI में हुआ था। 1 अप्रैल 2020 को 10 बैंकों का विलय हुआ। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक मिलकर के बन गए PNB में। अब अगला सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में हो गया। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया। इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक हो गया। और वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में जो बैंक हैं वो 12 हैं। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में जो बैंकों की संख्या है वो 12 है। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक्स कितनी हैं? 12 हैं, 11 प्लस SBI, और अगर SBI को हटा दें तो 11। 1991 के आर्थिक सुधार हुए, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आई। 1991 में आर्थिक संकट प्रारंभ हुआ। विदेशी मुद्रा भंडार 110 करोड़ डॉलर बची और 15 दिन आयात हो सकता था, ऐसा संकट आया था। और IMF से ऋण लिया, और उस समय फाइनेंशियल मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, PM नरसिम्हा राव थे, और LPG का रिफॉर्म सुधार किया था। और इसमें क्या था? LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन था। लिबरलाइजेशन का मतलब उदारीकरण था, जिसमें लाइसेंस प्रणाली को रद्द किया गया और सरकार के आर्थिक नियमों को उदार बनाया गया। प्राइवेटाइजेशन लाया गया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र सब मिलकर काम करेंगे। ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण, अर्थव्यवस्था को अन्य अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया, और FDI को, जिससे बढ़ावा मिलेगा। टैक्स सिस्टम क्या किया गया? टैक्स जो था सरकार द्वारा व्यक्तियों एवं संस्थाओं पर लाभ जाता है, और इससे जो फर्स्ट पर्सन इनकम पर डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। अब आते हैं GST। GST क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और डायरेक्ट टैक्स इनकम पर लगता है, और व्यक्ति की इनकम पर। और विजय केलकर समिति ड्राफ्ट था, असीम दासगुप्ता ने पेश किया था। और स्लैब जो लगते हैं 0 से 5%, नील 5 से 7.5 में 10%, ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। कॉरपोरेशन टैक्स किसी कंपनी के आय पर निगम कर, वेल्थ टैक्स, ये सारी चीज़ें थी। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है GST। ये सारी चीज़ें जो चेंज हो गया है। और एक बार देख लेते हैं। प्रोडक्शन पॉइंट, उत्पाद बिंदु, एक्साइज ड्यूटी टैक्स जो था उसको हटा दिया गया, उसकी जगह GST आ गया। और देश से देश में जो हो रहा है व्यापार, उसमें सीमा शुल्क लगा, इन सब। और राज्य से राज्य में होता है, उसमें GST लगा दिया। सेल पॉइंट, बिक्री बिंदु, वैट जिसको बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, इसे ख़त्म कर दिया, इसकी जगह पे GST आ गया। और इसके बाद है GST हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका सुझाव किसने दिया था? तो ये कमेटी थी, विजय केलकर कमेटी। 17 करों को इसमें प्रतिस्थापित किया गया। और भारत में जो GST लागू हुई थी, GST कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। और सब प्रथम राज्य में लागू करने वाला कौन था? असम। 12 अगस्त 2016 को लागू किया था असम में GST। दूसरा था बिहार GST लागू करने वाला। GST अंत में जो लागू हुई वो जम्मू कश्मीर में 5 जुलाई 2017 को। विश्व में सर्वप्रथम GST लागू करने वाला देश कौन सा था? फ्रांस था 1954 में। भारत का GST मॉडल जो है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। GST के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल संसद में रखा गया था, और 101वां संविधान संशोधन के तहत, और लोकसभा में ये पास हुआ था 3 अगस्त 2016 को, और राज्यसभा में पास हुआ था 8 अगस्त 2016 को, और साइन हुआ था 8 सितंबर 2016। GST रजिस्ट्रेशन नंबर कितने का होता है? 15 अंकों का होता है। और वित्त मंत्री GST परिषद का अध्यक्ष होगा। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? वित्त मंत्री होंगे।
जीएसटी में एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी हो गया, स्टेट, सेंट्रल और इंटीग्रेटेड, जिसमें टैक्स स्लैब्स हैं 5%, 12%, 18%, 28%। और जीएसटी जो आर्टिकल है वो 269A से 2 में है और 246A में है। जीएसटी परिषद जो है वो आर्टिकल 279A में है, जिसमें अध्यक्ष होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। राज्य में 2/3 लगता है, केंद्र में 1/3। और इसके बाद अभी आगे करते हैं।